बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक एशिया मिशन इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ, मगर तुमने ये नहीं बताया कि इस माइक्रोफिल्म का क्या हुआ जो X61 को जेके ग्रुप ने कब और कैसे ट्रेस कर लिया था। और इमरान ने सर झटकते हुए पूछा, इस सिलसिले में मुझे कोई मालूमात नहीं मिली प्रिंस। अगर आप हुक्म दें तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त दरकार होगा। कितना वक्त? ओवर 4 घंटे। मैं 4 घंटों तक आपको मुकम्मल रिपोर्ट दे सकता हूँ। ओवर। ठीक है, मैं ठीक 4 घंटों बाद तुम्हें कॉल करूँगा। अगर मुमकिन हो सके तो पाक एशिया के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में भी मालूम करना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका चेहरा और आंखें किसी गहरी सोच में खोई हुई दिखाई दे रही थीं। मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है। न जाने मेजर यावर ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर रिपोर्ट हासिल की होगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले ही इसे हलाक कर दिया गया। ब्लैक ज़ीरो ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, मेजर यावर का खून रहेगा नहीं जाएगा ब्लैक ज़ीरो। पहले मैं इस स्टार्क से निपट लूँ, फिर काफिस्तान के खिलाफ मैं एक खुसूसी मिशन तरतीब दूंगा। इस बार मैं पाक एशिया की तरफ से काफिस्तान को ऐसी चोट लगाऊंगा कि आइंदा भूल कर भी काफिस्तान पाक एशिया के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। इमरान का लहजा इस कदर सफाकाना और खौफनाक था कि ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर इसका लहजा सुनकर लरज़ गया। तुम मेम्बरान को कॉल करो, इन्हें हिदायत दे दो कि जैसे ही इन्हें स्टार के कद काठ और चमकीली आंखों वाला शख्स दिखाई दे वो फौरी तौर पर मुझे इन्फॉर्म करें। मैं एक जगह जा रहा हूँ, इस जगह से शायद मुझे स्टार का कोई क्लू मिल जाए। एक बार मुझे स्टार का क्लू मिल गया तो फिर वो मेरे हाथों किसी भी सूरत में ज़िंदा बचकर नहीं जा सकता, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिलाया। इमरान उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दानिश मंजिल से बाहर निकलता चला गया, जबकि ब्लैक ज़ीरो सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को अलर्ट करने में मसरूफ़ हो गया। दारुल हुकूमत के एक 5 स्टार होटल के एक कमरे में एक लंबा तड़ंगा, मजबूत और ठोस जिस्म का मालिक नौजवान, जिसकी आंखों में चीते की सी चमक थी, टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए नंबर डायल कर रहा था। यस, रूनी बार। रूनी से बात कराओ, चमकीली आंखों वाले ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। कौन बात कर रहा है? दूसरी जानिब से अखड़ लहजे में पूछा गया। रेड वुल्फ। रेड वुल्फ? ओह ओह, 1 मिनट सर, मैं अभी बात कराता हूँ। दूसरी तरफ से रेड वुल्फ का नाम सुनकर इंतहाई बौखलाहट ज़दा लहजे में कहा गया। यस सर, मैं रोनी बात कर रहा हूँ। हुक्म सर। दूसरी तरफ से एक खुरदरी मगर मौदवाना आवाज़ सुनाई दी। रेड वुल्फ बोल रहा हूँ। मेरे काम का क्या हुआ मिस्टर रूनी? रेड वुल्फ, जो असल में स्टार्क था, ने अपने मखसूस गुर्राहट भरे लहजे में पूछा। आपका काम हो चुका है जनाब, आपका मतलूबा सामान भी आ गया है। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर रिंग कीजिए, मैं आपको तफसील बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर रिंग करने की क्या ज़रूरत है? तुमसे बात हो तो रही है। मगर जनाब, ये नंबर महफूज नहीं है। मुझे किसी से डरने या छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर रूनी। मेरा नाम स्टार्क है और स्टार्क को सारी दुनिया रेड वुल्फ के नाम से जानती है। रेड वुल्फ का नाम सुनकर बड़े बड़े सीक्रेट एजेंटों के सरबराहों और हुकूमती एहलकारों के दिल दहल जाते हैं। रेड वुल्फ खुले आम और धड़ल्ले से काम करने का आदी है। किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो रेड वुल्फ को छू भी जाए। और ये मुल्क तो वैसे ही इंतहाई पसमानदा और बेवकूफ़ों का मुल्क है। यहाँ के अहमक लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? बताओ, क्या कहना चाहते हो? ठीक है जनाब, आप होटल से निकलकर बाहर आ जाएं और किसी टैक्सी में बैठकर ज़ारम कॉलोनी पहुंच जाएं। ज़ारम कॉलोनी ब्लॉक बी में कोठी नंबर 13 आपके लिए मखसूस कर दी गई है। वहाँ आपकी ज़रूरियात का तमाम सामान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए 2 मुलाजिम भी हैं, एक चौकीदार और एक बावर्ची। चौकीदार का नाम सावन है और बावर्ची का नाम टोनी है। दोनों भरोसे के आदमी हैं। कोठी में आपके इस्तेमाल के लिए 2 कारें भी मौजूद हैं। आप वहां पहुंच जाएं। मैं कुछ देर तक आपका मतलूबा सामान और आदमी लेकर वहां पहुंच रहा हूं। रोनी ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद कहा। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम मेरा मतलूबा सामान और आदमी लेकर जल्द पहुंचने की कोशिश करो, रेड वुल्फ ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। रेड वुल्फ चंद लम्हे सोचता रहा,
फिर इसने एक बार फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रोज़ी क्लब। दूसरी जानिब से एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। रेड वुल्फ बोल रहा हूँ, रोज़ी से बात कराओ। रेड वुल्फ ने करख लहजे में कहा। यस, रोज़ी स्पीकिंग। चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद एक पुख्ता उम्र की औरत की आवाज़ सुनाई दी। रोज़ी, रेड वुल्फ बोल रहा हूँ, मेरे मेहमान कहाँ हैं? कैटी तो मेरे सामने बैठी है, अलबत्ता सिल्विया और जेफर्ड कहीं बाहर गए हुए हैं। कहो तो बुलाऊं इन्हें? नहीं, कैटी से ही मेरी बात करा दो, रेड वुल्फ ने अपने मखसूस लहजे में कहा। हेलो, कैटी स्पीकिंग। स्टार्क, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़की की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। कैटी, तुम सिल्विया और जेफर्ड को लेकर जारम कॉलोनी बी ब्लॉक कोठी नंबर 13 में पहुंच जाओ, अभी और इसी वक्त। रेड वुल्फ ने इसकी बात काटते हुए तेज लहजे में कहा और दूसरी तरफ से कैटी का जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो उठा और अपना सामान एक सूटकेस में पैक करने लगा। चंद ही लम्हों बाद वो होटल का कमरा छोड़कर होटल से बाहर निकल आया। होटल से बाहर आकर इसने एक टैक्सी रोकी और सूटकेस समेत टैक्सी में बैठ गया। जारम कॉलोनी, रेड वुल्फ ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिला दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी तेज़ी से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। एक सड़क पर मुंह मोड़ते हुए अचानक रेड वुल्फ की नज़र एक मोटरसाइकिल नौजवान पर पड़ी। इस नौजवान को देखकर रेड वुल्फ बुरी तरह से चौंक उठा। वो इस मोटरसाइकिल और नौजवान को होटल से बाहर भी देख चुका था। वो मोटरसाइकिल इसकी टैक्सी से काफ़ी फासले पर थी, लेकिन रेड वुल्फ ने ताड़ लिया कि नौजवान इसका ताक़ुब कर रहा है। ओह, मगर ये कौन हो सकता है? रेड वुल्फ ने हैरान होते हुए सोचा। इस वक्त वो एक मकामी आदमी के मेकअप में था। अगर वो मेकअप में ना भी होता तो इस पसमानदा मुल्क में इसको पहचानने वाला कौन हो सकता था? सुनो, पहले सुपरमार्केट चलो, मुझे वहाँ से एक दो चीज़ें खरीदनी हैं। रेड वुल्फ ने कुछ सोचकर टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी दूसरी सड़क की तरफ मोड़ दी। रेड वुल्फ ने नहायत एहतियात से पीछे सर घुमाकर देखा। नौजवान इसी सड़क पर मोटरसाइकिल मोड़ रहा था, जिससे रेड वुल्फ का शक यकीन में बदल गया कि वो वाकई इसका पीछा कर रहा है। रेड वुल्फ के लबों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। टैक्सी सुपरमार्केट के करीब जाकर रुक गई। रेड वुल्फ ने इससे वहीं खड़ा रहने को कहा और मार्केट में घुसता चला गया। मार्केट के पिछले हिस्से से निकलकर वो एक टेलीफोन बूथ में घुस गया। फ़ोन सेट में पे कार्ड डालकर वो तेज़ी से नंबर डायल करने लगा। डिसूजी क्लब। दूसरी जानिब से एक तेज़ और फाड़ खाने वाली आवाज़ सुनाई दी। रेड वुल्फ, जी जनाब, मैं जैगर बोल रहा हूँ जनाब। हुक्म हुक्म जनाब। रेड वुल्फ का नाम सुनकर दूसरी तरफ से इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा गया। जैगर, मैं इस वक्त एक सुपरमार्केट से बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त एक ख़ास जगह जा रहा हूँ। मैं जिस टैक्सी में सफ़र कर रहा हूँ इसका एक मोटरसाइकिल सवार ताक़ुब कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे उठा लो और इसे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ मैं इससे बात कर सकूँ। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और मेरा ताक़ुब क्यों कर रहा है। तुम इसे कहाँ ले जाओगे और इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करके पूछ लूँगा, रेड वुल्फ ने कहा और जैगर को अपनी टैक्सी का नंबर, मोटरसाइकिल का मॉडल और नंबर के साथ साथ नौजवान का हुलिया भी बता दिया। आप बेफिक्र रहें जनाब, मैं अभी अपने आदमियों को सुपरमार्केट भिजवा देता हूँ। आप सिर्फ 10 मिनट तक मार्केट में रुकें और रुके रहें, ठीक है? और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस नौजवान से तुम खुद कोई सवाल जवाब मत करना। इससे जो कुछ पूछना होगा मैं खुद पूछूंगा, रेड वुल्फ ने सख्त लहजे में कहा। जो हुक्म जनाब। और कोई हुक्म जनाब, जैगर ने कहा। रेड वुल्फ ने फ़ोन बंद कर दिया। मार्केट में आकर इसने चंद चीज़ें खरीदने में 10 मिनट सर्व किए और फिर मार्केट से निकलकर अपनी हायर करदा टैक्सी की जानिब बढ़ता चला गया। उकाबी निगाहों से इसने काफ़ी फासले पर फुटपाथ के पास इस नौजवान को देख लिया था, जो मोटरसाइकिल के करीब खड़ा बज़ाहिर इधर उधर देख रहा था, मगर रेड वुल्फ ने साफ महसूस किया कि वो इसकी जानिब देख रहा है। इसके लबों पर हैरत जहर अंगेज मुस्कुराहट आ गई। चलो, इसने टैक्सी में बैठते हुए कहा और टैक्सी एक बार फिर चल पड़ी। रेड वुल्फ ने चंद लम्हों बाद इस मोटरसाइकिल सवार को अपने पीछे आते देखा। गो मोटरसाइकिल सवार इसका निहायत मोहतात अंदाज में ताक़ुब कर रहा था, लेकिन स्टार्क की तेज़ नज़रों से वो ना बच सका था। कुछ देर बाद रेड वुल्फ ने मोटरसाइकिल के पीछे एक सफ़ेद कार को आते देखा, जिसके फ्रंट पर एक स्याह रंग के उकाब का स्टिकर लगा हुआ था। स्याह उकाब के निशान को देखकर रेड वुल्फ ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। वो जैगर ग्रुप की कार थी। इसका मतलब था वो लोग पहुंच चुके हैं। अचानक इस सफ़ेद कार ने मोटरसाइकिल के करीब आकर इसे साइड मार दी। मोटरसाइकिल सब नौजवान ने संभलने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे सफ़ेद कार ने इसे एक बार फिर साइड मार दी। इस बार मोटरसाइकिल सवार अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और वो मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गया।
इससे पहले कि वो उठता, सफ़ेद कार इसके करीब रुकी। इसमें से 3 आदमी तेज़ी से निकले और इन्होंने आने वाहिद में मोटरसाइकिल वाले नौजवान को छाप लिया और इसे ज़बरदस्ती पकड़कर कार में डाल दिया। कार के दरवाजे बंद हुए और कार तेज़ी से मुड़कर एक तरफ बढ़ गई। ये काम इस कदर तेज़ी से हुआ था कि सड़क पर मौजूद लोग ये सब कुछ देखते के देखते रह गए थे। किसी को कुछ सोचने समझने का मौका भी ना मिला था। नौजवान को कार में डालकर ले जाते देखकर रेड वुल्फ ने इत्मीनान भरा सांस लिया और सीट की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। साहब, हम ज़ारम कॉलोनी पहुंच गए हैं। आपने किस क्लब तक जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने कुछ देर बाद टैक्सी रोकते हुए रेड वुल्फ से मुखातिब होते हुए पूछा। सी ब्लॉक, रेड वुल्फ ने जानबूझकर अगले ब्लॉक का नाम लेते हुए कहा। चंद ही लम्हों बाद वो सी ब्लॉक पहुंच गए। रेड वुल्फ सर हिलाते हुए नीचे उतर आया। इसने सूटकेस बाहर निकाला और टैक्सी ड्राइवर को जेब से एक बड़ा नोट निकाल कर दे दिया। मेरे पास खुले नहीं है साहब। बड़ा नोट देखकर टैक्सी ड्राइवर ने दांत नकोसते हुए कहा। तुम रख लो, रेड वुल्फ ने लापरवाही से कहा और सूटकेस उठाकर एक तरफ चल पड़ा। काफ़ी आगे जाकर वो बी ब्लॉक में आ गया। कोठी नंबर 13 तलाश करने में इसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़ा। कोठी बेहद बड़ी और फर्निश्ड थी। रेड वुल्फ ने कॉल बेल दबाई तो एक उधेड़ उम्र चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। रेड वुल्फ, इसने दरवाज़ा खोलने वाले से मुखातिब होकर कहा। चौकीदार ने मुस्कुराकर इसे सलाम किया और इससे सूटकेस लेकर अंदरूनी कमरों की जानिब बढ़ता चला गया। मेरे कोई मेहमान या रोनी तो नहीं आया अभी तक? रेड वुल्फ ने चौकीदार से मुखातिब होकर पूछा। नहीं साहब, कोई नहीं आया अभी तक, चौकीदार ने जवाब दिया और रेड वुल्फ ने सर हिला दिया। एक शानदार कमरे में दाखिल होकर वो एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? रेड वुल्फ ने चौकीदार से मुखातिब होकर कहा। सावंत साहब। टोनी कहाँ है? वो किचन में है साहब। बुलाऊं? नहीं, इससे कहो कि मेरे लिए हॉट कॉफ़ी बना लाए, रेड वुल्फ ने गले से टाई उतारकर एक तरफ उछालते हुए कहा। चौकीदार सावंत ने रेड वुल्फ का सूटकेस एक तरफ रखा और कमरे से निकल गया। रेड वुल्फ चंद लम्हे सोचता रहा और फिर वो उठकर कमरे से मुल्हक बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब वो नहा धोकर और लिबास बदल कर बाहर आया तो एक दुबला पतला मुलाजिम इसके लिए हॉट कॉफ़ी बना लाया था। इसने मौदबाना अंदाज में रेड वुल्फ को सलाम किया। कोई आया है कि नहीं? नहीं साहब। ठीक है, तुम बाहर इंतज़ार करो। रोनी और इसके साथी मेरा कुछ सामान लेकर आते ही होंगे। इनके साथ मिलकर सामान तहखाने में रखवा देना। इसके अलावा मेरे कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, इन्हें दूसरे कमरे में बिठा देना। ठीक है साहब, मुलाजिम टोनी ने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। रेड वुल्फ ने इसके बाहर जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपना सूटकेस उठाकर एक तरफ पड़े हुए बेड पर रखा। इसे खोलकर इसमें से सामान निकालकर बेड पर रख दिया। सूटकेस जब खाली हो गया तो इसने सूटकेस की तह पर लगाया हुआ कपड़ा हटा दिया। इस कोने पर दबाव डाला तो वहाँ एक छोटा सा खाना खुल गया जहाँ एक जदीद तरीन ट्रांसमीटर पड़ा था। रेड वुल्फ ने ट्रांसमीटर उठाकर इसे ऑन किया और एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, ट्रांसमीटर पर लगा हुआ एक सब्ज बल्ब जल उठा और ट्रांसमीटर से जूं जूं की आवाज़ें आने लगी। रेड वुल्फ कॉलिंग, रेड वुल्फ कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर पर सब्ज बल्ब जलते देखकर रेड वुल्फ ने तेज लहजे में कहना शुरू कर दिया। यस, 01 अटेंडिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। पाकेशिया से रेड वुल्फ बोल रहा हूँ, 01, ओवर। ओह रेड वुल्फ, तुम क्यों कॉल की है? ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में पूछा गया। रेड वुल्फ के साथ इस अंदाज में बात मत किया करो, सुरेंद्र कुमार। इस अंदाज में बात करने वाले को रेड वुल्फ दूसरा सांस लेने का मौका भी नहीं देता। ओह सॉरी रेड वुल्फ, तुम्हें यहाँ कॉल करने से मना किया गया था, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल सुनकर हैरान हो रहा था। कहो किस लिए कॉल की है? ओवर। पाकेशिया मिशन के लिए आला हुकाम से मेरी जो मीटिंग्स हुई थी इनमें तुम भी मौजूद थे। तुम काफरिस्तान फॉरेन सर्विस के चीफ हो। आखिरी मीटिंग के बाद तुमने अलहदगी में मुझसे मिलने की ख्वाहिश की थी। तुम शायद मुझे पाकेशिया की सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ बताना चाहते थे। वक्त की कमी की वजह से मैं तुमसे अलहदगी में नहीं मिल सका, इसलिए यहाँ पहुँचकर मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आया। अभी तक चूँकि मेरा खुसूसी सामान यहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए फ़िलवक्त मैं फ़ारिग हूँ। मैंने इसीलिए कॉल की है कि तुमसे पूछ सकूं कि तुम अलहदगी में मुझे पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में क्या बताना चाहते थे। ओवर। वो बहुत ज़रूरी बातें थी रेड वुल्फ। पाकेशिया मिशन की ब्रीफिंग में जानबूझकर तुम्हें पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में ला इल्म रखा गया था ताकि तुम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से डरकर पाकेशिया मिशन लेने से इनकार ना कर दो। मेरे नज़दीक तुम्हें पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के मुतालिक बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं तुम्हारे को अलहदगी में वो तमाम तफसीलात बताना चाहता था जिससे तुम्हें ला इल्म रखा गया है। ओवर। दूसरी तरफ से काफिस्तानी फॉरेन सर्विस के चीफ
सुरिंदर कुमार ने कहा। इसकी बात सुनकर इस्ताक बुरी तरह से चौंक उठा था। क्या कहा? मुझे जानबूझकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में लाइन रखा गया था? ये तुम क्या कह रहे हो सुरिंदर कुमार? और इन्होंने ये कैसे सोच लिया था कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तफसीलात जानकर इनसे डर कर पाकिस्तान मिशन हाथ में लेने से इनकार कर दूंगा? ओवर। रेड वुल्फ ने हलक बल चिल्लाते हुए कहा। इसलिए कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सुपर एजेंट अली इमरान के मुतालिक कुछ नहीं जानते। इनके बारे में एक बार जो जान लेता है वो जानबूझकर तो क्या, भूल कर भी पाकिस्तान में किसी मिशन पर काम करने का ख्याल तक दिल में नहीं लाता। ओवर। सुरिंदर कुमार ने हंसते हुए कहा। इसकी बात सुनकर रेड वुल्फ की आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गईं। सुरिंदर कुमार, तुम रेड वुल्फ के सामने ख्वामखा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तारीफ कर रहे हो, और ये अली इमरान जिसे तुम सुपर एजेंट कह रहे हो कौन है? मुझे पूरी तफसील बताओ। ओवर। स्टार्क ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। रेड वुल्फ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इन जाने में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या अली इमरान जैसे खतरनाक इंसान के हाथों मार खा जाओ। इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में सारी तफसील बता देता हूँ। तुम सुन रहे हो ना? ओवर। सुरिंदर कुमार ने इस अंदाज में कहा जैसे वो रेड वुल्फ को किसी खास मकसद के लिए शदीद गुस्सा दिलाना चाहता हो। इसकी बातें सुनते हुए वाकई रेड वुल्फ ने गुस्से की शिद्दत से लरजना शुरू कर दिया था। हाँ, सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। ओवर। रेड वुल्फ घुर्राया।